स्केबीज एक बहुत कॉमन और हाईली कंटेजियस स्किन डिजीज है। ये डिजीज हर एज ग्रुप में होती है। ये स्किन के ऊपर किसी भी वजह से आ जाता है और वहाँ पे स्किन में छोटी छोटी सी बरोज बना देता है। एक को होता है तो वो बाकी सबको आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर हो जाता है। फर्स्ट सिम्टम जो स्केबीज का होता है वो इच ही होता है। स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं, उसमें हमें स्केबीज का ये वाला कीड़ा और एग्स बहुत आराम से मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलमा नईम हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले के बारे में जो लोगों में बहुत आम है, जिसको हम कहते हैं स्केबीज़। स्केबीज़ एक बहुत कॉमन और हाईली कंटेजियस स्किन डिजीज़ है जो एक पैरासाइट की वजह से होता है और इस पैरासाइट का नाम है सार्कोप्टेस स्केबियाई। ये डिजीज़ हर एज ग्रुप में होती है, बच्चों में, बड़ों में, ये सब में, बल्कि घर के सारे अफराद में एक ही टाइम में ये स्केबीज़ आ जाती है। और सिर्फ ये पुअर हाइजीन की वजह से नहीं होती, ये किसी भी वजह से हो सकती है। स्केबीज़ की कॉज और स्प्रेड किस तरह से होता है कि ये स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से होती है। ज़्यादातर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, शेयर्ड बेडिंग या प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट से इसमें फ़ीमेल माइट स्किन के अंदर एक बरो बना देती है। वहाँ ये क्या करती है कि वहाँ पे अपने अंडे देती है। ठीक है, ये कीड़े का जो फीमेल इसका होता है ना वर्जन, वो बेसिकली वो ये स्केबीज़ कॉज करता है। और क्या करता है कि ये स्किन के ऊपर किसी भी वजह से आ जाता है और वहाँ पे स्किन में छोटी छोटी सी बरोज बना देता है। अब जब अगर पहली दफ़ा में स्केबीज़ होता है तो इसको सिम्टम्स में आने में 3 से 6 हफ्ते लगते हैं। और ये स्केबीज़ का माइट जब भी घर के किसी एक फ़र्द पर या किसी मदरसे या स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ एक को होता है तो वो बाकी सबको आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र हो जाता है। और यही इन्फेक्शन जब रिपीटेडली आता है तो वो 1 से 3 दिन में ही मैनिफेस्ट कर जाता है। और स्केबीज़ में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इचिंग क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि होता ये है कि जब भी माइट जो है वो आपके या किसी भी पेशेंट के ऊपर आ जाता है, वो वहाँ पे बरो बना देता है। और ये माइट के अपनी वजह से नहीं होती, बल्कि वहाँ पर जो वो एग्स देता है, ये बॉडी का एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। और ये जहाँ वहाँ पे जाके जब भी माइट एग्स देता है या फिर वो फीसिस वहाँ पे अपने डिपॉजिट करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है स्किन के ऊपर। जो भी वहाँ पे वेस्ट मटेरियल वगैरह आ रहा होता है, इसकी वजह से ये इच हो रही होती है। और ये इच बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है। फर्स्ट सिम्टम जो स्केबीज़ का होता है वो इच ही होता है। रात को इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जब भी पेशेंट आपके पास आता है और कहते हैं कि मुझे रात को इच हुई है, तो स्केबीज़ को ज़रूर रूल आउट करें। ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ दिन तक इचिंग रह सकती है। स्केबीज़ के क्लिनिकल फीचर में ही सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो स्फीयर इचिंग होती है और स्फीयर इचिंग एट नाइट होती है। अगर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर रात को नींद नहीं आती, स्केबीज़ ज़रूर सोचें। स्किन लीजन्स जो स्केबीज़ के आते हैं वो छोटे छोटे दाने सुर्ख रंग के बनते हैं, ये छोटे छाले भी बन सकते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि छोटी छोटी लाइंस बनती हैं। और होती कहाँ कहाँ पर है, स्केबीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होती है, जैसे कि फिंगर्स के बीच में, रिस्ट के ऊपर, एल्बोज़ पर, और इसके अलावा जहाँ जो भी आपके एक्जिला हो गया या पेट के ऊपर होगी, वेस्ट लाइन हो गई, बटक्स में हो गई, जेनिटल एरियाज़ में, स्पेशली मेल्स में और छोटे बच्चों में जेनिटल एरियाज़ में बहुत आती है। ठीक है, इसलिए ऐसी जगहों पे सारा आपने स्केबीज़ को ज़रूर रूल आउट करना है। जब ऐसी जगहों के ऊपर छोटे छोटे आपको सुर्ख दाने या ऐसे निशान मिलें जिनमें से ब्लीडिंग हो रही है, जिनको हम एक्सकोरिएशन मार्क्स कहते हैं। इसके अलावा स्कैल्प, फेस, पाम सोल्स, हर जगह के ऊपर ये आ सकती है। और अब स्केबीज़ की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसे कि नोड्यूलर स्केबीज़, यानी बड़े बड़े मोटे दाने भी बन जाते हैं, हार्ड इची नोड्यूल्स बन जाते हैं एक्जिला में, जेनिटल्स के ऊपर। तो उसको भी जब बहुत ज़्यादा खारिश वाले मोटे दाने बन जाएं तो तब भी आपने डॉक्टर के पास ज़रूर आना है। इसके नोड्यूलर स्केबीज़ के अलावा एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इसकी टाइप है वो क्रेस्टेड और नॉर्वेजियन स्केबीज़ है। ये बहुत ही सीवियर फॉर्म है और ये उन लोगों में होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, या न्यूरोलॉजिकल पेशेंट, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जैसे HIV के पेशेंट। इसमें बहुत ही थिक क्रस्ट बनते हैं जिस्म के ऊपर, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसमें बहुत मिलियंस ऑफ माइट्स होते हैं।
नॉर्मल स्केबीज में इतने ज़्यादा माइट्स नहीं होते, तो ये बहुत ही कंटेजियस हो जाती है, इसलिए ऐसे पेशेंट को बहुत आइसोलेट रखने की ज़रूरत होती है। स्केबीज़ का ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। कभी कभी स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं, उसमें हमें स्केबीज़ का ये वाला कीड़ा और एग्स बहुत आराम से मिल जाते हैं। लेकिन अगर माइट नहीं भी मिल रहे तो हमें स्केबीज़ को रूल आउट हम नहीं करते, हमें इसका ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। जो मेन स्टे है या ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट की, वो परमेथ्रिन है। ये लोशन 5% की फॉर्म में आता है और इसको हम बड़ों को कहते हैं कि गर्दन से नीचे नीचे पूरे जिस्म पर आपने लगाना है, जिस्म का कोई हिस्सा छोड़ना नहीं, नेल्स, फिंगर्स, जेनिटल एरिया। और बच्चों में हम इसको स्कैल्प और फेस पर भी लगवा देते हैं और 8 से 12 घंटे के लिए लगाना होता है। हफ्ते में 3 दिन कंसेक्टिव नाइट्स पे हम इसको लगवाते हैं। अगर गलत एप्लीकेशन करेंगे तो ये ट्रीटमेंट नहीं होगा, बल्कि ये इन्फेस्टेशन या ये बीमारी फैलती जाएगी। ओरल ट्रीटमेंट में हमारे पास आइवरमेक्टिन है जो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देती है। इसकी डोज होती है 200 माइक्रोग्राम पर केजी। एक डोज हम अगर हफ्ते में एक दफ़ा लेते हैं तो एग्जैक्टली 7 डेज़ के बाद हमें वो डोज दोबारा रिपीट करनी पड़ती है। क्रस्टेड स्केबीज़ में हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल स्केबीज़ में भी अगर हम इसका ओरल आइवरमेक्टिन का भी कवर दें तो स्केबीज़ 100% उसके ठीक होने के चांसेस फर्स्ट टाइम में ही हो जाते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं, क्लास फेलोज़ हैं, घर के फैमिली मेम्बर, उनको ट्रीट करें। तमाम लोगों को सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टेप मिस हो जाए तो स्केबीज़ वापस आ सकती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है एक पोस्ट कैबियोटिक इच होती है, यानी स्केबीज़ ख़त्म हो गई, इच फिर भी वहीं पर ही है। ठीक है, इसको हम पोस्ट कैबियोटिक एक्जिमा कहते हैं। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी इच होती रहती है और पेशेंट समझता है कि मेरी शायद बीमारी ठीक नहीं हुई है। तो इसीलिए इसको इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इमोलिएंट्स पेशेंट को देते हैं, या हम इसमें कोई एंटीहिस्टामिन साथ ऐड करते हैं, या माइल्ड सा टॉपिकल हम स्टेरॉइड दे देते हैं। तो ये हमारी स्केबीज़ की ट्रीटमेंट हमारी कंप्लीट होती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल केयर हमारी ज़रूरी है। एनवायरमेंटल केयर में हमारे पास क्या आता है कि, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है स्केबीज़ की ट्रीटमेंट में, कि आपने काउंसलिंग पेशेंट की कैसे की है। काउंसलिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। आपने पेशेंट को बताना है कि कपड़े और बिस्तर गर्म पानी से धोकर धूप में डालने हैं, या उनको उल्टा करके इस्त्री करना है, या फिर अगर वो धो नहीं सकते, कुछ ऐसे बिस्तर होते हैं जो धो नहीं सकते, तो उन्हें 72 आवर्स के लिए यानी 72 घंटे के लिए प्लास्टिक बैग में बंद करके कर दें। फ्यूमिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं कि या तो हमने क्रीम, जिससे ट्रीटमेंट फेलियर हमारे पास आता है कि क्रीम ठीक तरीके से हमने नहीं लगाई, कॉन्टैक्ट्स का हमने सही ट्रीटमेंट नहीं किया, बार बार हमने स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा पोटेंट या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं, या डायग्नोसिस ही गलत किया है। तो टेक होम मैसेज हमारे लिए क्या है कि हर इची पेशेंट जो है जिसको इचिंग हो रही है तो स्केबीज़ के बारे में ज़रूर सोचें। और ख़ास तौर पे अगर कोई पेशेंट नाइट इच के बारे में आपको बताता है तो वो आपने स्केबीज़ को ट्रीट ज़रूर करना है। परमेथ्रिन आपने कॉन्टैक्ट को भी ज़रूर देना है, यानी फैमिली मेम्बर्स को, या जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई एडल्ट्स अपने वर्क प्लेस पे काम करें वहाँ पे भी किसी को, तो उसको भी ट्रीट करें साथ। तो ये आज आपको स्केबीज़ के बारे में मैंने बताया है। इसके बारे में ज़रूर आप अपने इर्द गिर्द अगर किसी को बहुत ज़्यादा ख़ारिश है तो डॉक्टर के पास लेके जाएँ, या कम अज़ कम ख़ुद ये वाला लोशन उसको ज़रूर लगवाएं। और जो मैंने आपको इसके बारे में कि किस तरह से आपने कपड़ों और बिस्तर को किस तरह से धूप में डालना है या धोना है, ये प्रिकॉशंस आप ज़रूर लें। थैंक यू वेरी मच।